हेलो क्लास 9 गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ज्योमेट्री आप जिस भी क्लास के लिए पढ़ो, 7, 8, 9, 10 किसी के लिए भी पढ़ो, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? लाइंस एंड एंगल्स से। तो लाइंस एंड एंगल्स में अगर डाउट रह गया तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री डाउट में ही बीत जाएगा। फाइनली कहोगे ज्योमेट्री समझ में नहीं आया। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आज कंसेप्ट को स्किप नहीं करना है। आज बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम स्टैंडर्ड तक जो भी कंसेप्ट पॉसिबल है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? आपने लाइंस एंगल्स पढ़ा होगा, क्लास 7 में 8 में पढ़ा होगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं ना, आपको लगे कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया था जो आज आपको पढ़ने को मिल गया। सो डोंट स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। और लाइंस एंगल्स पूरा का पूरा बेसिक मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है? जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, देख रहे हैं, उनको बता दूं कि अपने चैनल पे उज्ज्वल मैथ्स पे 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ सारे क्लासेस के लिए सारे के सारे कंसेप्ट मिलने वाले हैं। सारे के सारे एनसीईआरटी एंड आरएसएबल का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो डोंट वरी कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़े। जस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड एंजॉय द वीडियो। ठीक है? आज हम लोग लाइंस एंगल्स बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में कि सर डिफिनीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हर चीज़ का डिफिनीशन याद करो। यार डिफिनीशन याद करते करते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, कभी मैथ सीख नहीं पाओगे। ठीक है? इसलिए मैंने डिफिनीशन की बात ही नहीं करनी है। बात करनी है पूरा का पूरा कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट एक बार में समझ में आता है और डिफिनीशन 10 बार याद करना पड़ता है। सो 10 बार वाला काम नहीं करना, एक बार वाला काम करना है। चलिए, लेकिन छोटा सा एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि सबसे पहली बात आती है कि सर एंगल क्या चीज़ होता है, एंगल कैसे बनता है। ठीक है? ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। तो बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है मैंने इसके लिए। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय टू रेज। ठीक है? दो रेज से मिलकर जो फिगर बनता है वो क्या है भाई? एंगल है। दो रेज जहां पे मिलता है, ऐसा नहीं कि दो रेज कैसे भी खींच दिया। दो रेज, ये देखो यहां पे मैंने लिखना है आपको, ये ओ ए पहला रे है, ठीक है, और ओ बी दूसरा रे है। तो कितने रेज आपके पास में यहाँ पे है? आपके पास में एक रे ओ ए है, ठीक है, और एक रे ओ बी है। इन दोनों रे से मिलकर जो ये फिगर बना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल कहाँ पे बना हुआ है? ये जो बीच में गैप देख रहे हो, यही गैप हमारा एंगल है। यही गैप क्या है? एंगल। अब एंगल के कंपोनेंट होते हैं कुछ, जैसे हर चीज का कंपोनेंट, हमारे हमारे बॉडी का कंपोनेंट होता है, आइज, नोज, टीथ, हैंड, बेली, स्टोमक, ये सब। तो इसी तरीके से जो हम बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल में भी कंपोनेंट होता है। अब देखो, एंगल जिस रे से मिलकर बना होता है ना, उस रे को हम आर्म ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है? एंगल जिस रे से, एंगल रे से मिलकर बनता है, तो एंगल के रे जिस रे से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। तो एक एंगल दो रे से मिलकर बनता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? आर्म ऑफ एंगल। ये जो रेज है ओ ए और ओ बी, इसका आर्म है। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। याद रखना, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स बोलते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात है कि सर एंगल लिखते कैसे हैं? इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एंगल? नहीं, लिखने का तरीका देखो। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है ना, वो पॉइंट बीच में रहना चाहिए। एंगल को नॉर्मली हम लोग या तो 3 लेटर से, नहीं तो 1 लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है? नॉर्मली या तो 3 लेटर से, नहीं तो 1 लेटर से। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए ओ बी, तो भी यही एंगल आ रहा है। तो भी, क्योंकि देखो बीच में क्या है? ए ओ बी, बीच में क्या है? ओ। ये जो तुम साइन देख रहे हो, ऐसे जो तिरछा साइन है, एल नहीं है, ये तिरछा साइन है, ये एंगल का साइन है। ठीक है? ये जो साइन तुम देख रहे हो, ये ऐसा वाला साइन, ये एंगल का साइन है। तो एंगल ए ओ बी लिखने का मतलब क्या हुआ कि एंगल कहाँ पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है। ओ ए और ओ बी, ये दो रेज है। ऐसे होता है। देखो सिर्फ एंगल देख के ना तुम समझ सकते हो कि क्या सब होने वाला है। ओ ए और ओ बी दो रेज है, ओ पे एंगल बन रहा है। देखो ओ पे एंगल बन रहा है। इसको हम उल्टा पे लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा भी लिखेंगे, एंगल बी ओ ए लिख देंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? बीच में ओ आ रहा है, और एंगल कहाँ पे बन रहा है? ओ पे ही एंगल बन रहा है। तो जहां पे एंगल बन रहा है वो बीच में होना चाहिए। 3 वर्ड, 3 लिखेंगे लेटर, बीच वाले पे एंगल बनना चाहिए। अगर इतना लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंगल लेटर से भी तुम लिख सकते हो। जिस जगह पे एंगल बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे? ओ पे बन रहा है, तो हमने सिर्फ ओ लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। ठीक है? सिर्फ ओ लिख दिया तो भी काम चलेगा। तो या तो तुम 3 लेटर से लिखो, नहीं तो ओ से लिखो, लेकिन हर जगह पे 1 लेटर से काम नहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, इस चीज को देखो। जैसे यहाँ पे एंगल, दो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, ये एंगल बना और ये एंगल बना। इस एंगल को मैं एक्स कहता हूँ और इस एंगल को मैं वाई कहता हूँ। ठीक है? मानने की बात है। एंगल को एक्चुअली, एंगल को हम लोग डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है? एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, तो मैं चलो डिग्री ही लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे मैं डिग्री ही लिख देता हूँ। चलो, मैं कहता हूँ कि भाई ये है 20 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है?
ऐसे होता है डिग्री। देखो ये DEGRE आपको पता होगा। और डिग्री हम क्या लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखना होता है ना, जैसे कि सपोज करो थीटा, थीटा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, कैसा लेटर है, ग्रीक लेटर। थीटा नॉर्मली हम लोग एंगल के लिए ही यूज करते हैं, जैसे अल्फा बीटा आपने पढ़ा होगा, तो थीटा हम यूज करते हैं किसके लिए, एंगल के लिए। तो थीटा यहाँ पे डिग्री लिखते हैं ऊपर में, ये डिग्री होता है। तो मान के चलो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हम ऐसे लिखते हैं कि ये वर्टेक्स O है, OA, OB एंड OC, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब अगर तुम सिंगल लेटर से किसी एंगल को डिनोट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे O पे एक ही एंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे O पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये भी बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है। तुम O से किसको डिनोट करना चाहते हो ये डिपेंड करता है। तो सीधा O लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि O पे 20 डिग्री भी बन रहा है और 30 डिग्री भी बन रहा है। तो सिंगल लेटर से इस कंडीशन में हम नहीं लिखते हैं। इस कंडीशन में तुमको 3 लेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, AOB, तो लिखेंगे एंगल AOB और ये क्लियरली है 20 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, एंगल BOC, क्योंकि O पे एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल किससे बन रहा है, OB और OC से बन रहा है। तो ये एंगल BOC, मैंने अभी जस्ट बताया था देखो कि ये OC, OB और OC से बन रहा है, ये मतलब होता है। ये एंगल 30 डिग्री का है। लेकिन अगर हम सीधा यहाँ पे एंगल O लिख देते तो हम पता ही नहीं कर पाते कि O 20 डिग्री है कि 30 डिग्री है। तो ये बात क्लियर हो गया कि जब भी एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं वहाँ पे एक सिंगल लेटर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लेटर से दिखाना पड़ेगा। अब एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बात जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं था, सुन के थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये क्या सर आप क्या बता रहे हो। देखो जैसे आपने पढ़ा था क्लास 6, 7, 8 तक, 9 में भी पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। नंबर लाइन पे हम जाते हैं राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलता है। एकदम वही बात है ना, एकदम यही बात है। तो इसी तरीके से एंगल में भी होता है। एंगल एक्चुअली कैसे बनता है, जो एंगल के बारे में मैंने आपको बताया, ये एंगल कैसे बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है रेज के मोमेंट से। सपोज करो ये एक रे है और ये घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक घूम गया, ठीक है, तो बीच में एंगल बना, ऐसे घूमा फिर एंगल बना, फिर ऐसे घूमा एंगल बना, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि रेज ऐसे ऐसे घूमना शुरू करे, ऐसे घूमना शुरू करे, अभी कैसे घूम रहा था, अभी ऐसे घूम रहा था और अभी नीचे से घूम रहा है, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आपका जो ये मूवमेंट है ना वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्चुअली सर्कुलर घूम रहा है। तो आपने घड़ी देखा होगा, आपके घर में घड़ी जरूर होगा, घड़ी में तुमने देखा होगा कि घड़ी कैसे चलती है भाई, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे चलती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। लेकिन एंगल, अब तो देखो यहाँ पे जैसे ये रे था, इस रे को मैं क्या मानता हूँ, OA मानता हूँ। ये रे अगर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ऐसे बढ़ा ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसे घूमती है लेकिन ये तो ऐसे घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल। हम लोग जो कुछ ही पढ़ते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज वाला ही होता है, ठीक है। वहीं पे अगर ये रे ऐसे घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा, उल्टा घूमने लगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी का डायरेक्शन तो यही होता है। तो जब घड़ी की डायरेक्शन में रेज घूमेगा तो वो कहलाएगा क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे निगेटिव एंगल बनेगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ पे -30 डिग्री का एंगल बनेगा। यही बात है बस। ये रे अगर घूम के यहाँ से यहाँ आ गया लेकिन डायरेक्शन एरो का ऐसे शो कर रहा है, मतलब निगेटिव एंगल है। वहीं पे ये रे अगर घूम के यहाँ से ऐसे चला गया लेकिन एरो इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। तो आप समझ चुके हो ना कि एंगल भी नेगेटिव होता है, एंगल भी पॉजिटिव होता है। ये डिपेंड करता है रेज के मोमेंट पे कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव। ये बहुत बड़ा डाउट था, अभी तक आपने पढ़ा नहीं था, अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो एंगल जैसे, एक छोटी सी बात समझो, और छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात है आपके लिए, कि जैसे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो तुम, किलोमीटर मेजर करते हो नहीं, डिस्टेंस मेजर करते हो किलोमीटर में, लेकिन तुम अपनी लंबाई कैसे मेजर करोगे भाई, तुम अपनी लंबाई मेजर करोगे मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, है कि नहीं। इसी तरीके से क्या एंगल को हमेशा हम डिग्री में ही मेजर करेंगे, क्या उससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो जब हम बात करेंगे 1 डिग्री की, ठीक है, 1 डिग्री, एक जैसे हम कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसी तरीके से 1 डिग्री में
60 मिनट होता है। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, ये मिनट का साइन है, सिंगल डॉट मिनट का साइन है, ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो। ऐसे ही अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, सेकेंड में डबल डॉट खींचते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब जैसे हम लोग वो घड़ी की बात करते हैं ना, एक्चुअली घड़ी वाली बात ही है यहाँ पे। मिनट और सेकेंड, एंगल का छोटा यूनिट होता है मिनट और उससे छोटा होता है सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन लिखते ऐसे हैं, ये एंगल में यूज होता है, एंगल में यूज होता है। तो आपको जान के कितना अच्छा लगा होगा नहीं भाई, कि क्या कुछ नया चीज पढ़ने को मिला। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जल्दी लिखो यार। ठीक है, मेरे को तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा हमेशा, कि भाई जब भी तुमको कुछ नया चीज पढ़ने को मिलता है तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो मुझे भी। जब भी तुम कुछ अच्छा करोगे मैं आपको अप्रिशिएट करता ही रहता हूँ। चलो, अब ये छोटी सी बातें थी, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल कैसे पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अब जो एंगल मेजरमेंट के हिसाब से 7 तरह का एंगल होता है। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के हिसाब से ये 7 तरह के जो एंगल्स हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, यूं एक बात समझना तुम। ठीक है, एक बात समझना, जैसे आपने देखा होगा घड़ी की सुई अगर 12 बजे पे है तो ये घूम के फिर से कहां पे आता है, 12 बजे पे, फिर से घूमता है, तो फिर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, फिर बजता है 12, फिर 1 2 3 4। तो ऐसे ही जो रेज का मोमेंट होता है, वो रे एक राउंड पूरा कर लिया, फिर तो उसी पाथ पे दोबारा घूमेगा। बात समझ रहे हो? हम क्या कहते हैं कि एंगल बनता है रे से, तो ये रे जो ऐसे घूम के आ गया फिर से यहाँ, अब फिर से उसी को रिपीट करेगा, तो एक जो पूरा राउंड घूमा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तो हम एक पूरे राउंड के एंगल को 360 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 360 डिग्री। एक पूरे राउंड के एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो आपने पिज्जा तो खाया होगा, तो जब भी आप पिज्जा लाते हो, ऑर्डर करते हो, देखा होगा कि उसको 4 पार्ट में वो डिवाइड किया हुआ रहता है, क्योंकि एक आदमी अकेला एक पूरा पिज्जा नहीं खा सकता। ठीक है, आपने खाया होगा, मैं अकेले नहीं खाता। ठीक है, तो ऐसी बात। तो ऐसे ये जो रे है, सब देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, ये OA एक रे था। ठीक है, ये ऐसे घूमना शुरू किया, घूम के फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसने टोटल कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री का। अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इसको अगर तुम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसको हमने 90 डिग्री का कर देना है। ठीक है, तो देखो जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे तो कोई एंगल बन ही नहीं। जैसे 12 पे होता है तो हम कहते हैं कि एग्जैक्टली आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 0 पे कोई एंगल नहीं बन रहा। यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे आएगा तो 90 + 90 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा तो 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे जाएगा तो 360 डिग्री। घूम के वही होगा ना, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो 0 यहाँ से था, यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, फिर 360। अब देखो ये जो सारे एंगल्स हैं, तो ये जो सारे एंगल्स हैं ना, इनको फिक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि 0 डिग्री ये फिक्स एंगल है, ये 90 डिग्री ये फिक्स एंगल है, 180 डिग्री ये फिक्स एंगल है, 270 फिक्स है, 360 फिक्स है। ये जो सारे एंगल्स हैं, ये सारे फिक्स एंगल्स हैं। ठीक है, ये बदलते नहीं है। बाकी जो रेंज है, जैसे कि सपोज करो अब 0 से 90 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? 90 से 180 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? फिर 180 से 270 या फिर 180 से 360 के बीच में जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब तो फिक्स हो गया, अब इनके बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, यही चीज जानना है। तो देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 0 एंगल से। किसे शुरुआत करते हैं? 0 एंगल से। ठीक है, 0 एंगल इक्वल टू एन एंगल इक्वल टू 0 डिग्री इज 0 एंगल। ठीक है, 0 एंगल वो होता है जो 0 डिग्री के बराबर होता है। अब 0 डिग्री कब बनेगा? जैसे सपोज करो कि तुम किसी प्लेस पे खड़े हो और तुम वहां से मूव कर ही नहीं रहे हो, तो कोई तुमसे पूछेगा तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तुम कहोगे कि मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया ही नहीं, लेकिन फिर भी कहना है तो तुम कहोगे 0, क्योंकि मैं तो हिला ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक रे यहाँ पे O है, एक रे यहाँ पे A है और एक रे यहाँ पे B है। 2 रेज हमारे पास में है, एक OA और एक OB, लेकिन ये मूव ही नहीं किया, एक ही जगह पे रुका हुआ है। मतलब इनके बीच में कोई गैप है नहीं। तो जब गैप नहीं है तो यहाँ पे जो एंगल बना वो बना 0 डिग्री का एंगल, इसी को बोलते हैं 0 एंगल। जैसे हमने क्या कहा कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से ये रे ऐसे मूव करना स्टार्ट हुआ है, ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन अभी तो मूव किया नहीं, तो अब ये 0 डिग्री का है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
तो एंगल शुरुआत ही होता है 0 डिग्री से। अब बात समझो, सेकेंड टाइप ऑफ एंगल। अब 0 से जब ये बढ़ना शुरू करेगा, अब ये 0 से क्या हुआ, बढ़ना शुरू किया और 90 तक पहुंचा। 0 से बढ़ना शुरू किया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से लेके 90 पे नहीं जाना है, क्योंकि 90 अपने आप में एक फिक्स एंगल है। 90 ने प्लेस बना लिया, हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके 90 में डिवाइड कर दिया सबको, 0 90 280 सॉरी 180 270 360। तो 90 मूव नहीं कर रहा है, 90 तक ही जाना है आपको। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जो 0 से बड़ा हो मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो, और 90 से छोटा मतलब 89 तक। तो ऐसे जो एंगल्स होंगे ना, इस रेंज में जो भी एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। जैसे सपोज करो कि यही एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, तो मैं कहूँगा कि ये तो एक्यूट एंगल है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर कोई 89 तक जो एंगल बनेगा वो भी एक्यूट एंगल ही होगा, और 1 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो भी एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो इस बीच में, इस रेंज में जो भी आपके एंगल्स आते हैं, ठीक है, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स देता हूँ ताकि आप और ज़्यादा क्लियर कर लो। 1 सेकेंड भाई। इस बीच में जो भी एंगल्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, जैसे भी एंगल्स बनेंगे, ये सारे के सारे एंगल जो होंगे आपके एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है, तुम जहां तक एंगल बना लो, जहां तक एंगल बना लो, ये सारे के सारे एंगल्स जो है आपके एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इन एंगल्स को मेजर कैसे करना है, यहां से मेजर करना है, ये और ये, क्योंकि आप शुरुआत यहां से कर रहे हो ना, ओ से शुरुआत कर रहे हो, तो ये जो एंगल यहां तक बन रहा है आपका, ये कौन सा एंगल बन रहा है, और एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर है। अब आते हैं 0 से हमने एक्यूट पे आ गया, एक्यूट पे हम आ चुके हैं। अब यहां से बढ़ेंगे तो 90 मिल रहा है। 90 कहा भाई रुक जाओ, मैं तो फिक्स एंगल हूं, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बांट के अलग कर दिया। तो जब हम 90 पे पहुंचते हैं तो 90 कहता है कि भाई मैं तो राइट एंगल हूं, मैं फिक्स हूं। राइट एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। देखो एक्यूट में रेंज होता है कि 1 से लेके 89 तक, ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच में। लेकिन ये जो फिक्स एंगल है, इनका रेंज नहीं, ये फिक्स होते हैं। जैसे राइट एंगल फिक्स है कि 90 डिग्री का ही होने वाला है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब एक खास बात देखो, राइट एंगल ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये तभी ना एंगल बना ऐसे। तो राइट एंगल को कभी भी राउंड नहीं करते हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे राउंड किया, यहाँ पे राउंड किया, यहाँ पे राउंड नहीं, ये उसका एक खास हमने उसको डेडिकेट किया कि भाई आप राइट एंगल हो तो आपको मैं कॉर्नर बना के शो करूंगा, क्योंकि राइट एंगल में कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पे कॉर्नर ही बन रहा है। ये जो एंगल आप ऐसे कर रहे हो, ये तो कॉर्नर ही बन रहा है। तो तिरछा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉर्नर तुमको दिखाई पड़ गया तो तुम समझो कि वो राइट एंगल है, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो राइट एंगल फिक्स है, 90 डिग्री का ही होगा, किधर भी ले लो वो 90 का होगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे एंगल पे। फिर से मैं कह दूं भाई, यहाँ पे कितना 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 90 आया था, यहाँ पे 180 आया था, यहाँ पे 270 आया था, और फिर यहाँ पे 360 आया था घूम के 360। ठीक है, तो अब देखो हम एक्यूट मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेंज तो हम ले चुके हैं, हम ले लिया। अब ये एंगल 90 पे भी आ चुका था, 90 पे भी आ चुका था। अब कोई एंगल ऐसे बनता है, जैसे सपोज करो कि कोई एंगल ऐसे बन रहा है, इधर बन रहा है, ऐसे कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि एंगल कहाँ बन रहा है, ऐसे, यहाँ से ऐसे बन रहा है एंगल, यहाँ से ऐसे बन रहा है एंगल। तो तुम क्या देख रहे हो, ये तो 90 को भी पार कर गया। ये जो एंगल बना, जिसको मैंने मार्क किया है अभी रेड कलर से, तुम इस एंगल के बारे में क्या कर सकते हो कि सर ये तो 90 के भी पार पहुंच गया। ठीक है, लेकिन 180 से छोटा ही है ना, 180 पे तो नहीं पहुंचा। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हमारा ये कहना होता है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 से बड़ा हो, क्योंकि 90 पे आओगे तो क्या बन जाओगे, राइट बन जाओगे। तो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा मतलब 91 कह दोगे तो चलेगा, ये 91 डिग्री का चलेगा। ठीक है, तुम इसको 150 कह दो चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 150 भी चलेगा, क्योंकि 90 और 180 के बीच में है। तुम इसको 179 कह दो चलेगा सर, चलेगा, 179 भी चलेगा, क्योंकि 180 से तो कम ही है ना, क्योंकि 180 90 और 180 फिक्स एंगल है, 90 एंड 180 आर फिक्स एंगल, तो इनके बीच में ही रहना है, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस कहलाएगा। तो 90 के बाद 91 से लेके 79 तक जितने भी एंगल्स आएंगे, वो पूरा रेंज का एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो डरने की बात नहीं है।
ठीक है। 75 है, अच्छा 90 से कम है तो एक्यूट, ठीक है। 175 है, अच्छा 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस, ठीक है। अभी तो तुमने इसको देख लिया भाई। अब क्या हुआ कि ये घूमते घूमते, ये जो हमारा रे था OA, ये घूमते घूमते अब आ गया, कैसे किधर आ गया देखो, मैं बता रहा हूँ किधर आ गया। इसको मिटा देता हूँ, चलो अभी तुम समझ चुके हो ना इसको, ठीक है। अब हमारा रे घूमते घूमते क्या हुआ कि ये घूमते घूमते यहाँ पे 90 आया, यहाँ पे ऑब्ट्यूस बनाया, अब ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, सीधा यहाँ पे। अभी तो कमाल हो गया, अभी ये 180 पे आ गया। तो मैंने गौर से क्या देखा कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है बिल्कुल। अभी तक तो तिरछा बन रहा था, अभी तक तो तिरछा था 90 ऐसे बढ़ते बढ़ते, अब तो ये स्ट्रेट हो गया, पूरा स्ट्रेट हो गया। तो हमने वो एंगल जो 180 के बराबर था, अब ये एंगल किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो हमने कहा कि भाई ये तो स्ट्रेट एंगल है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने डिफिनेशन में क्या कह दिया, एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और खास बात क्या होती है कि स्ट्रेट एंगल आपका दोनों तरफ बनता है, इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, क्योंकि टोटल कितना है 360 है, टोटल कितना है 360। तो 180 अगर ऊपर बना तो नीचे भी तो 180 ही तो बनने वाला है भाई, क्योंकि दोनों को मिला के 360 ही तो पूरा हो रहा है। तो स्ट्रेट एंगल दोनों तरफ से बनता है। अच्छा, लिखने में कोई डर नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि O पे हमारा एंगल बन रहा है, इधर A है और इधर B है, तो लिखने में कोई डर नहीं होना चाहिए, आप सीधा लिखोगे। आप सीधा लिख सकते हो एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। अब कहोगे कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल कहाँ बन रहा है, भाई स्ट्रेट लाइन में ही तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है भाई, सही है, क्योंकि ये OA और OB रे से मिलके बन रहा है, वहीं पे तो बन रहा है, यही एंगल तो बन रहा है आपका, तो ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AOB कहने का मतलब तुम ये एंगल भी कह सकते हो और AOB कहने का मतलब ये एंगल भी कह सकते हो, क्योंकि ये एंगल और ये दोनों एंगल इसी रे से मिलके बन रहा है और दोनों एंगल तो 180 के ही बराबर है, तुम कह सकते हो तुम स्ट्रेट एंगल। अब देखो बात बदलने वाली है, ठीक है। अब बात क्या बदलने वाली है, देखना गौर से। अभी क्या हुआ कि अभी तो 180 पे आ गया, अब ये ऐसे आना स्टार्ट हो गया, 180 को भी पार कर गया, 180 को भी पार कर गया, 270 को भी पार कर गया, ठीक है, 270 को भी पार कर गया, ये 360 तक आके पहुंच गया, उसे थोड़ा ही पहले था। तो अब बात आई कि अब इस एंगल को हम क्या कहें, अब इस एंगल को हम क्या कहें, क्योंकि अभी जो एंगल बना ये कैसे बना, यहाँ से लेके ये सीधा अब 180 पार करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सारे एंगल तो बहुत आगे बढ़ गए। तो 180 के बाहर जो भी एंगल बनेगा, 270 कोई खास एंगल नहीं आता है, 270 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये कोई खास एंगल नहीं है, ठीक है, भले ही उसका एक पार्ट है लेकिन खास एंगल नहीं है। तो 180 के बाद जितने भी एंगल्स बनेंगे, यहां से जो पूरा तुम रेंज देख रहे हो, ग्रीन कलर का रेंज देख रहे हो, ये पूरे एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे रेंज का एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो तुम देख रहे हो कि ये जो एंगल बन रहा है ये 180 को पार करते हुए इधर आ गया, ठीक है। तो एंगल अंदर वाला एंगल नहीं। अब एक खास बात देखो, सॉरी भाई ये ऑब्ट्यूस, एक मिनट, यहां पे ऑब्ट्यूस नहीं, यहां पे रिफ्लेक्स होगा, आई एम सॉरी, रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, यार मैं कंफ्यूज कर गया था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, ये पूरे रेंज में एंगल जो बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। लिखने का तरीका इसका अलग है, ठीक है। बाकी एंगल को तुमने कैसे भी लिख दिया, इसको लिखने का तरीका अलग है। सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ठीक है। तो अगर तुम एंगल AOB लिखते हो, इसका मतलब होता है कि ये अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल। जबकि तुम क्या शो करना चाहते हो, तुम शो करना चाहते हो कि सर ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल ना है। हमने जो एंगल बनाया, अभी तुम देख रहे हो ये एंगल कौन सा एंगल बना हुआ, ये एंगल तो ये एंगल है ना, बाहर से जो बन के आया है, ये एंगल है ना, ये एंगल है ना, ये एंगल है। तो बाहर से जो बनता है वो एंगल, तो सिर्फ AOB लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स लगा के, REF, या पूरा REF है रिफ्लेक्स, ठीक है, लिखोगे तभी काम चलेगा। ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल AOB। अगर मान के चलो कि ये एंगल 190 डिग्री के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 190 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। तो अगर तुम सिंपली
और ये एंगल जो है ये 270 डिग्री का है। कितने का है? तो अगर तुम सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखते हो कि क्यू पी आर, क्योंकि एंगल तो पी भी बन रहा है तो क्यू पी आर, अगर तुम ये लिखते हो 270 तो गलत हो जाता है ये, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि जो एंगल अंदर में बन रहा है वो एंगल, जबकि आप किस एंगल की बात कर रहे हो? बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हो। तो बाहर में जो एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्स है, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, तो इस एंगल के पीछे आपको रिफ्लेक्स या शॉर्ट में कम से कम REF तो रिफ्लेक्स लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, अगर अंदर का एंगल है तो रिफ्लेक्स नहीं हो, लेकिन इसी एंगल को अगर बाहर से कहना चाहते हो, बाहर से, तो होगा। जैसे मान के चलो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बाहर से 300 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितने का? 300 डिग्री का, और अंदर से 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अगर तुम ऐसे कहते हो, अगर तुम कहते हो कि एंगल AOB इक्वल टू 60 तो चलेगा, क्योंकि ये तुम अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसे कहते हो कि एंगल AOB इक्वल टू 300 तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है और ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसके पीछे में लिखना पड़ेगा, आपको रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल तक समझोगे पूरा का पूरा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का हुआ है। आज जितना भी मिनट बीत जाए मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट, 26 मिनट हुआ है, पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट, वो भी तुम्हारे ऑर्डर से, तुम कहो तो रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट यही करना है भाई कि तुमको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताओ। और अगर तुमको अच्छा लग रहा है, जरा सोचो कि कितने लोगों ने इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, कितने लोगों के मन में आज भी डाउट रह गया होगा, वो डाउट कौन क्लियर करेगा? मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। ठीक है, लगातार 1-1 घंटे का वीडियो, बोलते बोलते गला सूख जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, फिर भी बनाता हूँ। तो तुमसे रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि तुम वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ना, फालतू चीज़ शेयर करते हो, पिक्चर शेयर करते हो, फनी मीम्स शेयर करते हो बना बना के, एक बार कुछ अच्छा तो शेयर करो, देखो कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही है कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन आप और लोगों को बताएं, क्योंकि हम अपने चैनल पे, उज्जवल मैथ्स पे ज्योमेट्री का ग्रैंड सीरीज चलने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मजाक लग रहा हो कि ये आदमी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास ज्योमेट्री। कोई भी पेड कोर्स वाला इतना नहीं पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, गारंटी है मेरी, क्योंकि ये ओपन चैलेंज है उन लोगों को जो लोग पेड कोर्स चलाते हैं। ठीक है, कि आपसे अच्छा मैं फ्री कोर्स डालूंगा, बस बच्चे आने चाहिए। ठीक है, उनको पता चलना चाहिए। एक्चुअली हम कोई एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं भाई, बहुत सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं यूट्यूब पे, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता। मुझे लगता है कि मुझे एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन लोग मुझ तक पहुंचेंगे, लेकिन कहीं उस समय तक देर ना हो जाए, इसके लिए प्लीज़ आप सब थोड़ा हेल्प करें, उन बच्चों की भी और हमारी भी। एक और एंगल है लास्ट में, कंप्लीट एंगल। ठीक है, आप यूँ समझो, थोड़ा सा पीछे आते हैं और देखते हैं कंप्लीट एंगल किसकी बात हो रही है। अब समझना जरा सा बात को, थोड़ा सा बस। अब समझो कहीं ऐसा हो कि यहाँ से एंगल घूमते घूमते 90 क्रॉस किया, 180 क्रॉस किया, 270 क्रॉस किया और आके फिर से अपने पास आ गया, तो ये पूरा एंगल अब यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, तुम खुद से आगे मिल गए हो, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल की, तो ये हमेशा 360 डिग्री का ही होगा। और कंप्लीट एंगल जब भी तुम बनाना चाहोगे तो तुमको शो करना पड़ेगा बाहर से एरो बना के कि ये कंप्लीट एंगल है। सीधा लाइन खींचने से कंप्लीट एंगल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीरो एंगल भी ऐसा ही था, लेकिन जीरो एंगल में मैंने राउंड नहीं किया था, तुम पीछे करके देख लो, जीरो में हमने राउंड नहीं किया, लेकिन 360 में राउंड करना है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बात समझ रहे हो, 360 का एंगल है, आप दिखा सकते हो राउंड करके। अब चलो, ये एंगल्स मेजरमेंट के हिसाब से खत्म हो चुका है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जैसे हम बात करते हैं, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आ जाता है कि इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, ऑन द एंगल क्या होता है। इन बातों को डिस्कस करते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहने का मतलब क्या कि एक एंगल के अंदर का जो भी पार्ट्स है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर में क्या भाई, चेस्ट है, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, पैनक्रियाज है, ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो हमारे बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये हाथ पैर सब एक्सटीरियर पार्ट, ये बॉडी से बाहर है। ठीक है, एक्चुअली हमारे बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन ये बाहर है। तो ऐसे ही एंगल, सपोज करो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, और इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है एस। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट है भाई, इस एंगल के आर्म्स के अंदर में आ रहे हैं। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो तुम कहते हो अब तो तू मेरे अंदर में है,
यही बात है कि ये एंगल के जो दो आर्म है OA और OB उसके बीच में आ रहा है। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंटीरियर ऑफ एन एंगल है। PQRS आर द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ एंगल मतलब एंगल से बाहर का, जैसे अपने पास में एंगल है AOB, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो बाहर हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है X, यहाँ पे एक पॉइंट है Y, यहाँ पे एक पॉइंट है Z। तो ये जो सारे पॉइंट्स ये एंगल के बाहर के पॉइंट हैं, ये एंगल के अंदर में नहीं आ रहे हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर में ये फर्क है। ऑन द एंगल जब कहता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार ऑन द एंगल क्या चीज़ है। जैसे मान लो अपना एंगल है OAB और आपके एंगल पे, एंगल के आर्म पे एक पॉइंट है P, इधर वाले आर्म पे एक पॉइंट है Q। तो ये कहाँ पे है? ये तो एंगल के आर्म पे ही है, मतलब ऑन द एंगल है। ठीक है, ना इंटीरियर ना एक्सटीरियर, ये ऑन द एंगल है। तो तुम ये बात समझ चुके हो कि इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द एंगल क्या होता है। अब देखो, पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल मतलब क्या? हमेशा दो एंगल के रिलेशन की बात करेंगे हम। अभी जितने भी यहाँ पे 5 हैं, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में ही होते हैं। कुछ जैसे आपको पता होगा, कुछ जो जानवर होते हैं वो पेयर में ही रहते हैं। जानवर नहीं, हम लोग इंसान की बात कर लो, ठीक है। कुछ दिन के बाद मैं भी पेयर में आ जाऊँगा, ठीक है, कुछ दिन के बाद तुम भी पेयर में आ जाओगे। तो ऐसे ही होता है, पेयर में लोग रहते ही हैं। तो कुछ जो एंगल्स है ना वो भी पेयर में ही रहते हैं। कितने लोग पेयर में, जरा कमेंट करके बताइए। तो अभी कितने लोग पेयर में हैं बताइए। और आपको क्या लगता है क्या मैं पेयर में हूँ कि नहीं, ये भी बताना। तो एडजेसेंट मतलब क्या? देखो, एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला, जो तुम्हारे जस्ट बगल में है। जैसे एक बेंच पे 5 लोग बैठे हैं क्लास में, लेकिन तुम्हारे बगल में 2 ही बैठा है, एक इधर और एक इधर, बाकी सब तुम्हारे बेंच पे ही है, लेकिन तुम्हारे जस्ट बगल में इधर या फिर जस्ट बगल में इधर, ये तुम्हारे बगल में। तो तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो तुम्हारे बगल में बैठा है, ठीक है, तुम्हारा ये हाथ और उसका भी एक हाथ एक दूसरे को टच कर रहा है। बात समझ रहे हो? जो तुम्हारे बगल में बैठा है उसका एक हाथ और तुम्हारा एक हाथ टच कर रहा है। इधर वाले भी जो बगल में बैठा है, मेरा एक हाथ और उसका एक हाथ टच करेगा। तो हाथ मतलब आर्म ऑफ एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि ए पेयर ऑफ एंगल हुज वन आर्म इज कॉमन, एक आर्म कॉमन। जैसे देखो यहाँ पे 2 एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। मैं नाम देता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये पॉइंट O पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल कितने के बन रहे हैं? एंगल 2 एंगल बन रहे हैं। ये एंगल X बन रहा है, ये एंगल Y बन रहा है। लेकिन तुम गौर से देखोगे, एंगल 2 बन रहे हैं, तो एक एंगल में 2 आर्म, तो 2 एंगल में 4 आर्म होना चाहिए, लेकिन 3 ही आर्म है। तो ये जो तुम्हारे पास में है ना, OB जो है तुम्हारे पास में, OB ये कॉमन आर्म है। क्या है? कॉमन आर्म। तो जब भी 2 एंगल में एक आर्म कॉमन हो गया तो ये एडजेसेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल बन रहा है X, यहाँ पे दूसरा एंगल Y, यहाँ पे तीसरा एंगल Z। यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ABCD। ठीक है यार, रुको ब्लैक से ही कर देता हूँ। ये ABCD पॉइंट O पे आपका एंगल बन रहा है। तो तुम कह सकते हो, देखो ये दोनों एंगल जो है ना ये एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि OB इनका कॉमन आर्म है। लेकिन देखो तो X और Y एडजेसेंट है, ठीक है, Y और Z एडजेसेंट है। देखो Y और Z एडजेसेंट है क्योंकि पास में है, लेकिन X और Z एडजेसेंट नहीं है। X और Z एडजेसेंट नहीं है क्योंकि X का एंगल अलग है और Z का एंगल अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एडजेसेंट मतलब तुम समझ रहे हो ना, जो जस्ट बगल में हो वो वाला। हाँ, YZ एडजेसेंट है लेकिन ZX एडजेसेंट नहीं है। पहला चीज क्लियर। दूसरा, लीनियर पेयर। अगर तुम इस आधे सेंटेंस को सही से पढ़ के समझ लेते हो तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लीनियर मतलब लाइन पे बनने वाला, पेयर मतलब 2 एंगल्स, लाइन पे बनने वाले, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले 2 एंगल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के किसी एक तरफ बने। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे OAB, यहाँ पे AB तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक साइड हो गया, ये 1 साइड और ये सेकंड साइड। तो किसी एक साइड जो 2 एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल इधर बना। ठीक है, ऐसे ही देखो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, रेड से मार्क कर रहा हूं, इधर और इधर बना।
ठीक है। तो ऐसे जो भी एंगल्स बनते हैं किसी तरफ में, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक्स बना, यहाँ पे वाई बना, यहाँ पे ए बना, यहाँ पे बी बना, तो किसी एक तरफ स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल जब बनते हैं किसी एक तरफ, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, तो उन दोनों का सम 180, जैसे हम एक्स प्लस वाई करेंगे ये 180 होगा। इस तरह से यहाँ पे हम ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। यही प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, कि लाइन पे जब दो एंगल बनता है किसी एक तरफ, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो उनका सम हमेशा 180 होता है। ये लीनियर पेयर होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे दो लाइन है ए बी, यहाँ पे एक लाइन है सी और एक लाइन है डी, और ये ओ पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, देखो जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये लीनियर पेयर है। जैसे कि इसको ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ, तो ये एक लाइन ए बी है, इसके ऊपर में दोनों एंगल बन रहे हैं ए और बी, तो लीनियर पेयर है। ऐसे ही लाइन सी डी है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सी बन रहा है, तो यहाँ पे ए और सी भी लीनियर पेयर ही है। ए और सी क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये सी डी लाइन के एक तरफ बन रहा है। इधर सी और मैं इधर देता हूँ डी, तो ये जो सी डी एंगल है सी और डी, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये दोनों लाइन ए बी, देख रहे हो, लाइन ए बी के नीचे बन रहा है सी और डी। इसी तरीके से बी और डी भी लीनियर पेयर है, क्योंकि सी डी, ये जो लाइन सी डी है इसके एक तरफ बी और डी बन रहा है। तो इन सब का सम 180 होने वाला है, ठीक है। तुम ए प्लस बी करो, चाहे तुम बी प्लस डी करो, चाहे सी प्लस डी करो, चाहे ए प्लस सी करो, इन सब को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब देखो तीसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब क्या, वर्टेक्स पे, वर्टिकली मतलब वर्टेक्स पे। अपोजिट एंगल, तो अपोजिट मतलब क्या, वर्टेक्स पे अगर ये एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट यही होगा। अपोजिट मतलब सामने सामने, एडजेसेंट मतलब बगल में, और अपोजिट मतलब सामने सामने। तो वर्टेक्स पे जो अपोजिट एंगल बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये बराबर होता है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म एट द वर्टेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकली, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, VOAS, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आ रही है। तो तुम कहोगे कि सर इधर तो वर्टिकली अपोजिट है, इधर भी तो वर्टिकली अपोजिट है, तो बिल्कुल है, इधर भी वर्टिकली अपोजिट, मैं कब कराऊँ कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे x है तो ये भी x ही होगा, और कहने का मतलब कि अगर इधर y बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, y ही बनेगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सीधा सीधा देखना, बिल्कुल सीधा सीधा जो उल्टा हो, जैसे कि यहाँ पे इसका सीधा यहाँ पे, इसका सीधा यहाँ पे, बराबर है। ऐसे ही मान के चलो कि यहाँ पे अगर x बन रहा है, ठीक है, तो इसके जस्ट सीधे में कौन सा एंगल है, ये एंगल है, तो यहाँ पे x बनेगा, ठीक है। यहाँ पे y बन रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे y बनेगा। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे z बन रहा है, अगर यहाँ पे बन रहा है z, तो इसके जस्ट अपोजिट में, जस्ट अपोजिट यहाँ पे भी क्या बनेगा, z बनेगा। तुम समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एंगल P बन रहा है, ठीक, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या बनेगा, एंगल P। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब लास्ट का एक और बचा हुआ है, एक नहीं दो बचा हुआ है, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। छोटी सी बात है, समझते हैं इसको, बस यहाँ पे वीडियो हमारा एंड होने वाला है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये क्लास 7, 8, 9, 10 सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला भी हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं करना है, समझ में आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल, ये भी पेयर ऑफ एंगल है, जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री, कितना हो, 90 डिग्री, वो दो एंगल कैसा भी हो, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि 30 और 60 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 90 आता है, ठीक है। ऐसे ही 40 और 50 डिग्री को ऐड करेंगे, 90 आएगा। ऐसे ही 20 और 70 को ऐड करेंगे, ऐसे ही 0 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 90 डिग्री ही आने वाला है। तो ये दोनों एंगल जो है ना, एक एंगल कंप्लीमेंट्री नहीं होता है, दो एंगल होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ है और लिखा हुआ है द टू एंगल्स जिसका सम 90 हो। तो ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री, 0 एंड 90 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, 20 एंड 70 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, 40 एंड 50 आर कंप्लीमेंट्री, 30 एंड 60 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं 30 का कंप्लीमेंट 60 और 60 का कंप्लीमेंट 30, ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। बात समझ रहे हो। हाँ, तुम मेरा स्टूडेंट है तो मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, ये बात सही है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का फ्रेंड बन जाए, तो सपोज करो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम भी तो मेरा फ्रेंड है। तो अगर यही बात है यहाँ पे कि 30 का कंप्लीमेंट 60 और 60 का कंप्लीमेंट 30, 0 का कंप्लीमेंट 90 और 90 का कंप्लीमेंट 0, ठीक है। क्योंकि 90 में 0 ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, ठीक है, और 0 में 90 ऐड करेंगे 90 मिलेगा।
20 में 70 ऐड करेंगे तो 90, 70 में 20 ऐड करेंगे तो 90, तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट्री बातें वही रहेगी, बस दो का सम 180 हो जाना चाहिए, दो एंगल जिसका सम 180 हो, जैसे कि 40 डिग्री, ठीक है, और 140 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री और 130 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन सब को अगर जोड़ते हो तो कितना आने वाला है, 180 ही आने वाला है। तो जब भी दो एंगल को जोड़ने पे 180 पूरा हो जाए ना, तो उन दोनों एंगल को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 40 डिग्री एंड 140 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 40 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 140 एंड 140 इज द सप्लीमेंट ऑफ 40। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। 0 का सप्लीमेंट 180, 180 का सप्लीमेंट 0। बात क्लियर है? तो ये सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गई बात। एक छोटा सा नोट्स है कि ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर जो बनता है, अभी जस्ट पढ़ाया था, तो तुमको पता है कि लीनियर पेयर, पेयर का मतलब दो, तो लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, वो कहलाता है लीनियर पेयर। और यहाँ भी दोनों को जोड़ने पे, और जैसे ही 180 जोड़ने पे आता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है। लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ कि लाइन पे जब दो एंगल का सम 180 हो तो वो लीनियर पेयर, और 180 दो को जोड़ने पे तो वो सप्लीमेंट्री भी हुआ। तो जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सारे सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री ऐसे अलग अलग भी हो सकता है कि एक यहाँ पे 90 और एक यहाँ पे 90, तो ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि लाइन पे नहीं बन रहा है, लेकिन ये लीनियर पेयर है। तो सारे सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं होंगे, लेकिन सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। आगे जो प्लानिंग क्या है हमारा, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, देखो मैंने पूरा बना के रखा हुआ है अच्छे से समझाने के लिए, तो ये हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो 41 मिनट का हो चुका है, लेकिन बहुत सारा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया। 41 मिनट में 41 घंटे कंसेप्ट पढ़ाया है। वीडियो पूरा आपने देख लिया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, जितने भी आगे की वीडियोज होंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, आगे वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो ढूंढना नहीं कि इसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट भी करके आपने बता ही दिया होगा, और शेयर कर देना, ठीक है, प्लीज़ शेयर कर देना।